कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इसमें निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोला है। कथन दिया, इसमें चेक करना कौन सही है कौन गलत। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया। पहला दूसरा दोनों से इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इससे संबंधित और तथ्य जानते हैं कि फ्रांस स्थित रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में 180 देशों ने भाग लिया। इस सूचकांक में नॉर्वे स्कोर 7.84 के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात फिनलैंड 7.93 से दूसरे स्थान पर, डेनमार्क को तीसरे स्थान पर, स्वीडन को चौथे स्थान पर, नीदरलैंड को 5वें स्थान पर मिला है। इस सूचकांक के निचले 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया, चीन, जिबूती। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है 2020 के, और इसका स्कोर है 45.33। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 67वां, नेपाल को 112वां, श्रीलंका को 127वां, पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है, चीन को 177वां स्थान मिला है। और इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। विश्व के अन्य विकसित देशों में जर्मनी 11वां, कनाडा 16वां, फ्रांस 34वां, यूनाइटेड किंगडम 35वां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष सूचकांक जारी किया जा रहा है। यह संगठन प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार की स्थिति प्राप्त है। इसको संयुक्त राष्ट्र में इस संगठन को सलाहकार की स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के जुड़ने से राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 राज्य जुड़ चुके हैं अब तक। संबंधित तथ्य जानते हैं। 1 मई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता के मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेश शासित क्षेत्रों को जोड़ने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव है। राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के जुड़ने से राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 17 हो जाएगी। राष्ट्रीय क्लस्टर से पूर्व में जुड़े 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी
की सुविधा 17 राज्यों संशासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ NFS से लाभार्थियों को मिलेगी और वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 17 राज्यों के शासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान SPS से अपने हक का कोटा खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चकहाओ, गोरखपुर, टेराकोटा एवं कोविल पट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण काला होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B, एंथोसाइनिन एजेट। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चकहाओ, गोरखपुर, टेराकोटा और कोविल पट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। मणिपुर के काले चावल चकहाओ के GI टैग हेतु आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम लिमिटेड ने किया था। एंथोसाइनिन एजेट के कारण इस चावल का रंग काला होता है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन किया गया था। कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैडी है और गुड़ से कैडी तैयार करने के विषय में थामीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भी GI टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर को GI टैग नंबर 635 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इसका आंसर D हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे संबंधित तथ्य कुछ विशेष नहीं थे, इसलिए इसमें नोट डाउन नहीं किया गया है। 5 सदस्यों की एक पीठ थी आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय की, उसने जारी की थी। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश के तहत गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को कितने वर्ष की कैद और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माना प्रावधान किया गया है? तो आंसर इसका D हो जाएगा, 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक। संबंधित तथ्य जानते हैं। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को नष्ट करने पर मुआवजा का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की उद्घोषणा हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस अध्यादेश के अनुसार ऐसा हिंसक कृत्य करने या इसमें सहयोग करने पर 3 महीने से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 अप्रैल 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 13। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं।
इस सूची का लक्ष्य जो है भारत के विभिन्न राज्यों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में जागरूकता फैलाना। देश के विलक्षण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं में 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक भाग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप, इसके बारे में जानते हैं। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन आंसर हमारा ये हो जाए किसान का अपना वाहन। इसका टैगलाइन है किसान का अपना वाहन, ये सही हो जाएगा। संबंधित तथ्य जानते हैं। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉकडाउन की स्थिति में किसानों के लिए सहायता हेतु किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह कृषि और बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करना है। प्राथमिक परिवहन में फार्म से मंडियों, एफपीओ, कलेक्शन सेंटर और वेयर हाउस आज तक आवाजाही शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ। 12 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने हेतु वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। आगे इससे संबंधित तथ्य को जानते हैं। 12 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेब पोर्टल युक्त ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के साथ कोविड-19 में लड़ता हुआ युवा भारत युक्ति यंग इंडियन कम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकॉर्ड करने के लिए एक अनूठा पोर्टल एवं डैशबोर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं टी योजना के बारे में, जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने लॉन्च किया था। 17 अप्रैल 2020 को किस मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के कोविड-19 मुकाबला करने हेतु 5T योजना की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। संबंधित तथ्य जानते हैं। 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु 5T योजना की घोषणा की। 5T योजना में परीक्षण, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, उपचार और ट्रैकिंग शामिल है। परीक्षण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किए गए। दिल्ली के वर्तमान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दिलशाह गार्डन और निजामुद्दीन आदि शामिल हैं। टेस्टिंग कार्यक्रम के तहत सरकार उन लोगों की पहचान करेगी जो कोविड-19 के संपर्क में आए हैं। ट्रीटमेंट कार्यक्रम के तहत लगभग 2950 बेड विशेष रूप से कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों हेतु आरक्षित किए गए हैं। टीमवर्क के तहत दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। ट्रैकिंग कार्यक्रम के तहत 5T कार्यक्रम को लागू करने में उठाए जा रहे कदमों की सक्रिय रूप से निगरानी करेगी। अगला प्रश्न, प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद
इसके बारे में हम जानते हैं। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजन किया गया। इस संवाद की सह-अध्यक्षता की गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा। दोनों लोग संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता किए थे। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था। यह 11वां सत्र था इस बैठक का, जिसकी मेजबानी वर्ष 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु जर्मनी द्वारा की जा रही है। इस वर्चुअल संवाद की सह-अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई थी। संवाद में लगभग 30 देशों के पर्यावरण मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के संरक्षण और जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान कोविड-19 महामारी के उत्पन्न हुए स्थिति और उससे उभरने के प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया गया। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट। तो 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च की मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान सी आंसर सही होगा, तीसरा स्थान है इसका। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। 27 अप्रैल 2020 को स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह वर्ष 2018 विश्व सैन्य खर्च के 3.16 अधिक है। इसके अनुसार वर्ष 2019 संपूर्ण सैन्य खर्च वैश्विक जीडीपी का 2.2% रहा है। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष देश हैं। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत, चौथे पर रूस, पांचवें पर सऊदी अरेबिया। गत वर्ष की तुलना में भारत का सैन्य खर्च 6.8 से बढ़कर 71.1 बिलियन डॉलर हुआ, जो इसके जीडीपी का 2.4% है। भारत सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रहा। उपयुक्त शीर्ष 5 देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सभी देशों के सैन्य खर्च का 62% यानी 1191 बिलियन डॉलर है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में पाकिस्तान में भी सैन्य खर्च 1.8 से बढ़कर 10.3 बिलियन डॉलर हो गया है। अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव तथा भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति ही सैन्य खर्च के बढ़ावा जाने की प्रमुख कारण है। सैन्य खर्च का इस तरह बढ़ाया जाना स्वयं को सुरक्षित करने से अधिक विश्व की असुरक्षित होने को दर्शाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखने से लगता है कि आने वाले वर्षों में सभी देशों को सैन्य खर्च की अपेक्षा स्वास्थ्य खर्च पर अधिक ध्यान देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसका अगला पार्ट कल आएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर आते हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर रोज का
PDF फाइल डाल देते हैं ताकि लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ें। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं जो आप आसानी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तब भी हिंदी माध्यम के सारे वहाँ मैगजीन बुक्स उपलब्ध हैं। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।